गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे के सारे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज आपकी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन आंसर्स की क्लास रहेगी ये। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सारे के सारे लाइव आ जाइए, और जो लाइव हैं बस जल्दी बताइए आप लोगों को मेरी वॉइस कैसी आ रही है, ठीक आ रही है। तो उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी गाइस। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से बताओ, वॉइस ठीक आ रही है, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, जल्दी मेरे बच्चों। ओके, कल की पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों आपको। आज दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली भी और आज वाली भी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉ एंड थ्योरीज इन साइंस। जी हाँ, नीचे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा कि लॉ और थ्योरीज के हिसाब से ये स्टेटमेंट कौन सी सही है इन साइंस। ठीक है, अब बच्चे इस पूरे हफ्ते क्लास होगी सैटरडे तक, फिर आपको मंडे को संडे को तो पेपर ही है। ठीक है, तो अब आपकी क्वेश्चन आंसर्स की क्लास होगी सारी की सारी। ठीक है, हाँ बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है, थ्योरीज आर फाउंड इन बायोलॉजिकल साइंस ओनली एंड लॉज आर फाउंड इन फिजिक्स साइंस ओनली। ठीक है, फिजिकल साइंस ओनली। या फिर theories and laws are the same and perform the same function except that laws are briefer for the theories। ठीक है, या फिर laws are generalized description of the relation among the observable phenomena and theories are explanation for the observable phenomena। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट गाइस, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं लेकिन सबके सबका यही आंसर आए। जल्दी, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर दे बच्चों फिर। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। सी वॉज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो हम लॉज पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं किस चीज की, रिलेशन अमंग्स द फिनोमिना, यानी कि जो भी चीज इस संसार में घटित हो रही है, ठीक है, उन सब के बीच में क्या संबंध है। और वहीं थ्योरीज की जब हम बात करें, वो एक एक्सप्लेनेशन होती है उसी ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, ऑलमोस्ट 99% बच्चे ने सही जवाब दिया है, एक बच्चे का छोड़कर। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट। जी हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या रेफर्स करता है। 2014 का क्वेश्चन है ये। emphasize the need to promote education of girl child only, include all children with disability, include children regardless of physical and intellectual, social, linguistic and other differently able condition, या फिर encourage education of children with special needs through एक्सक्लूसिव स्कूल्स। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन भी।
जल्दी प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार बताइए कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस बिल्कुल सही से दिख रहे हैं ना? इमरा बच्चे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना जब मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है, कि अभी ये क्वेश्चंस को चलने दो। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि हर तरीके का बच्चा, चाहे वो एबल हो, ठीक है, या किसी चीज के लिए एबल ना हो, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी हो, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक, ठीक है, या कोई भी डिसएडवांटेज कंडीशन हो बच्चे के साथ, वो सबको एक ही जगह हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पढ़ाना है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला। द क्राइटेरियन ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्ड दैट, जी हाँ, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रिया विविधता की कसौटी के लिए यह आवश्यक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला है बच्चों, साइंस शुड बी presented as a value free discipline, ठीक है, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉर्नर्स, या फिर साइंस शुड बी थॉट as a specialized discipline with its unique characteristic, या फिर science should be familiarized with various natural process, या फिर learner should be engaged in process that led to be generate of scientific knowledge। चलिए जल्दी बताइए, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रिया वैधता की कसौटी से क्या आवश्यक है? चलिए जल्दी से। हम्म। करेक्ट बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नीचे से ऑप्शन को पढ़ते हैं और निचला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी वॉज द करेक्ट आंसर। यानी कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए जिससे विज्ञान का ज्ञान सर्जनक हो। यानी कि हमें क्या करना है? साइंटिफिक नॉलेज को क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों का, और यही आज का हमारा मोटिव है। चाहे हम अपने एनसीएफ 2005 की बात कर ले, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है। सो लर्नर शुड बी एंगेज इन द प्रोसेस दैट लेड टू बी अ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यही, इसी के हिसाब से हम अपनी साइंस के करिकुलम को प्रिपेयर करते हैं ताकि बच्चे के अंदर साइंटिफिक नॉलेज का ज्ञान हो, वो चीजों को इंटर रिलेट करना सीखे। अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। जी हाँ, विज्ञान की प्रकृति के बारे में गलत कथन को पहचानना है, रॉन्ग कथन को, ठीक है। तो पहला है, स्पेकुलेशन एंड कंजक्शन ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस बट, ठीक है, अल्टीमेटली आर साइंटिफिक थ्योरीज टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अटकलें और अनुमान का भी विज्ञान में एक स्थान है, बिल्कुल है, ठीक है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार होने के लिए, ठीक है, प्रासंगिक टिप्पणियों और या फिर प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहला तो इनकरेक्ट है ही नहीं। दूसरा, साइंस इज कंसीडर एज वैल्यू न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, द लॉज ऑफ साइंस व्यूड इज अ फिक्स्ड। विज्ञान की मूल्य त्रुटियां एवं वस्तुनिष्ठा माना जाता है तथा विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। बिल्कुल, विज्ञान में जितने भी लॉज हैं उनको स्थिर माना जाता है क्योंकि वो वेल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के बाद आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है, द मैथोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डेमोक्रेशंस,
from other fields continue to be a matter of philosophical debate. विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से इसका सामान्य दार्शनिक बहस का विषय बना हुआ है, या फिर even the most established a universal law of science are always regarded as a provisional subject to be a modification in the light of new observation, experiment and analysis. चलिए जल्दी से बताइए, मैं आपको लास्ट के 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है? चलिए जल्दी से प्यारे बच्चों। क्या हो सकता है? देखते हैं, अभी तक किसी बच्चे ने सही आंसर दिया नहीं है। करेक्ट बच्चों। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कह रहा था कि द मैथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डेमोक्रेशंस फ्रॉम फ्रॉम अदर फील्ड्स कंटिन्यू टू बी अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में इसका सीमांकीय दार्शनिक बहस का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, जी हाँ, ठीक है, फिलोसफिकल डिबेट का एक मुद्दा बना हुआ है। डी ऑप्शन था आपके पास कि यहां तक कि विज्ञान के सभी स्थापित और सार्वभौमिक के कानून को हमेशा अंतिम माना जाता है, यानी कि जो भी लॉज साइंस के अंदर बनाए जाते हैं, जिनको भी यूनिवर्सल लॉज बोला जाता है, उनको अंतिम माना जाता है, जो नए अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण के प्रकाश में संशोधन के अधीन होते हैं। यानी कि आप जो भी न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे या एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसको मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, नई सोच और नई पद्धति में जब भी आप साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल न्यू होगा। सो डी वाज द राइट आंसर, यानी कि ये कथन गलत है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्गिनेशन एंड इमोशनल इज करेक्ट, ठीक है। अनुभूति और भावनाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कॉन्गिनेशन एंड इमोशंस आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर प्यारे बच्चों की कॉन्गिनेशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड इफेक्टिव each other, या फिर combination affects emotion but emotion do not affect combinations, emotion affect combination but combination does not affect emotion। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर, 23rd क्वेश्चन का। जल्दी। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। यानी कि देखिए, जो भी आप चाहे लॉजिकल रीजनिंग कहें या आपके जो भी लॉजिक आप लगाते हो और आपके इमोशंस होते हैं, वो एक दूसरे के इंटरवाइंड होते हैं एंड इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। सो कॉम्बिनेशन और इमोशन हमेशा एक दूसरे को इफेक्ट करता है और इंटरवाइंड होता है, ठीक है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। चलिए बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ये देखिए आपके एनसीएफ से क्वेश्चन है, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज
इज व्हाट डज मीन्स, जी हाँ, अच्छी विज्ञान शिक्षण जीवन के लिए सत्य है, ये इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द स्टूडेंट मीनिंगफुल, साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, या फिर प्यारे बच्चों आज ही मिल जाएंगे बच्चों आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चन। या फिर साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, या साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। याद होगा आपको, मैंने कल आपको ये चीज पढ़ाया भी था डायरेक्ट लिखवा कर, तो जल्दी बताइए। चलिए, एंड आई थिंक 2018 का ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी पूरी बच्चों, ठीक है, अगर बीच में मैं नहीं दिखती हो तो बता दिया करो, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर। चलिए जल्दी। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर कल मैंने आपको बताया भी था स्पेशली। देखिए, एनसीएफ के हिसाब से, ठीक है, कोई नहीं बच्चों, आप उस पर फोकस ना करें, पहले आप अपनी लर्निंग पर फोकस करें, ठीक है। देखिए, एनसीएफ के हिसाब से बच्चों, मैंने कल आपको स्पेशली, आप अगर जाके नोट्स देखेंगे ना या कल की क्लास देखेंगे, स्पेशली इस पॉइंट को लिखवाया भी था कि एनसीएफ क्या कहता है कि गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, से मतलब यही है कि विज्ञान को बच्चों को काम की दुनिया के लिए तैयार करना है, ठीक है, यानी कि जो साइंस इनकी जीवन में इस्तेमाल हो सके, और यहां पर वो काम सिर्फ ऑक्यूपेशनल काम नहीं, या जिस काम से उसको पैसा मिले, उसके जीवन में वो जो भी काम करे उससे जोड़कर उसको करे, ठीक है। ये आया हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अपने जीवन में जो भी वो काम करे वो उनके लिए प्रिपेयर हो जाए, साइंस का यही महत्व है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस, या निम्न में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थाई होना चाहिए, होता है, या फिर साइंस प्रमोट्स प्रैक्टिज्म, या फिर साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, या साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। चलिए जल्दी बताइए कौन सा सही हो सकता है, ए डी बी सी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इज नॉट ट्रू, आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए इनमें से क्या सत्य नहीं है। आप है ना चीज को लिख के बता देना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर वाई नॉट सिक्स सी। देखिए, लाइफ को इजी तो बनाता है, ठीक है, लेकिन हमारे एनसीएफ में इसको स्पेशली मेंशन किया गया है बच्चे, ठीक है। और जब आपको किसी वर्क के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो वो भी तो आपकी लाइफ को इजी ही बनाएगा, अल्टीमेटली वो इसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाना है, उसको काम की दिशा में कुछ नई खोजें भी करनी है, उसको नया इम्प्रूवमेंट भी करना है, ठीक है। तो जो भी एनसीएफ में चीजें लिखी होती है ना, वो बहुत एक्सपर्ट लोग उस पर काम करके उसको लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप जब भी आपकी बात करेगी एनसी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ठीक है, सो गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, क्या होगा, प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्क ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। सो ये आपका आंसर आना चाहिए बार बार। चलिए, आप सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों जल्दी से।
ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बस मेरे को ये लिख के बता देना कौन सी लाइन सही हो सकती है। ठीक है। ठीक, तो जल्दी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस उल्टे सीधे दिए गए हैं। चलिए आप इसको ऐसा मान लीजिए, ए बी सी और डी। चलिए आप बताइए मेरे को कौन सा सही है। आपको सीधा ए बी सी डी बताना है, मेरे को ये नहीं बताना कि सर पहला दूसरा सही है। ठीक है, सीधा ए बी सी डी बता दो। देखिए सबसे पहली बात होती है कि साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान हमेशा अस्थाई होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हमें नॉट ट्रू बताना है, तो पहला सही हो गया। अगला है कि साइंस प्रमोट स्पेक्टिज्म। ठीक है, यानी कि विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, जितने भी आपकी लॉज मॉडल्स थ्योरीज। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया ये भी। अगला है कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, है ना। विज्ञान ज्ञान का निर्माण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल है, आप कर करके सही चीजों करते हो। अगला है साइंस इज द स्टैटिक इन नेचर, यानी कि विज्ञान प्रकृति में स्थिर होता है। क्या सही होता है ये? बताइए। बिल्कुल। सो डी वॉज द रॉन्ग। कभी भी विज्ञान स्थिर नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते रहते हैं, उसकी चीजों में रिफाइन होता रहता है। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो डी वॉज द राइट आंसर एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आधा घंटा होने को है और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। एज पर एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी कैसी होनी चाहिए? पहला, ट्रू टू लर्नर, ट्रू टू एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर, या ट्रू टू टीचिंग, या फिर ट्रू टू साइंस। चलिए बताइए किसके लिए सही होनी चाहिए। कोई नहीं बच्चे, आप धीरे धीरे करते रहिए, हो जाएगा। चलिए, एट क्वेश्चन का आंसर 2019 का एक क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी, एट क्वेश्चन का बी, शिक्षार्थी के वातावरण के अनुरूप। ओके, चलिए जल्दी से। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, फिर भी देख लो एक बार।
बिल्कुल, ऑप्शन ए बी सी। अच्छा, देखिए बच्चों, अगर आप कल के मेरे नोट्स उठा के देखेंगे ना, या कल की वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देखना, उसमें मैंने आपको एनसीएफ के हिसाब से तीन चीजें बताई थी। ठीक है, ट्रू फॉर चिल्ड्रन, ट्रू फॉर लाइफ और ट्रू फॉर साइंस। ठीक है, सो डी वॉज द ओनली राइट आंसर। ठीक है, यानी कि गुड साइंस एजुकेशन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ट्रू टू साइंस होगी। ठीक है, यहां पर गुड साइंस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बदल जाते, यहां पर लर्नर और टीचर की बात आ जाती। ठीक है, वो सिर्फ गुड साइंस एजुकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहां पर कोई लर्नर की बात होती है, चाइल्ड की बात आती, तो आप पहला दूसरा ऑप्शन पे जा सकते थे। ठीक है, गुड साइंस एजुकेशन क्या होती है, ट्रू टू साइंस होती है। ए ओनली इज द करेक्ट वन। ठीक है, और कल के अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे ना, तो वहां पर आपको ये मैंने स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, सो 2019 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। यानी कि बच्चों, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट, यानी कि विज्ञान तथ्यों के एक समूह के समतुल्य है। या फिर साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, या फिर साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, या फिर साइंस प्रमोट्स, ठीक है, स्पैक्टिज्म। चलिए जल्दी बताइए, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, काफी क्वेश्चंस अभी करने हैं। नॉट ट्रू आपको देखना है। चलिए, इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नॉट ट्रू, वैज्ञानिक तथ्यों का एक समूह के समतुलन है। जी हाँ, फैक्ट्स पर तो आधारित रहता ही है। ठीक है, तो ए तो बिल्कुल सही है, इसको आप नकार नहीं सकते। ठीक है, साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, यानी कि विज्ञान सीखने का एक अंत विषय क्षेत्र है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सही है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थाई होता है। ठीक है, धीरे धीरे बदलता रहता है, तो ये भी सही है। एंड प्रमोट स्पेक्ट्रम भी सही है। तो गाइज, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत हमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको मैं आपको लोगों को कल समझाता हूँ। ठीक है, कल डेफिनेटली इसको करता हूँ। ठीक है, सो मुझे दो ऑप्शंस में थोड़ा सा डाउट है, बी और डी के अंदर। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है कि साइंस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट्स एंड साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कल बताता हूँ। मार्क करके रखिएगा इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, यानी कि अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति एकमात्र मार्गदर्शन है। जी हाँ, पहला है, साइंटिफिक आर टोटली ऑब्जेक्ट टू देयर वर्क, या फिर साइंटिफिक मॉडल्स इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिव रिसर्च, या फिर साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, या फिर साइंस इज सोशल इन नेचर। चलिए जल्दी बताइए, बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी जब आपको नेचर ऑफ साइंस को डिस्क्राइब करना है तो। चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी जल्दी।
अरे हाँ, बिल्कुल सही बात कही अनुराधा बच्चे आपने। कुछ कई बार क्योंकि प्रमोट भी करता है वो, तो मेरे को तो सारे सही लग रहे थे, रॉन्ग तो एक भी लग ही नहीं रहा था। ठीक है, बट चलिए इसका बताइए। बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, बी वॉज द करेक्ट आंसर। देखिए, द साइंटिफिक मैथड इज ओनली गाइडेड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ठीक है, अनु अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र मार्गदर्शन है। यानी कि जो भी आप रिसर्च करते हो या जो भी कॉन्सिक्वेंस आपको झेलने पड़ते हैं किसी भी चीज के, वो रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने से ही एकमात्र आपके मार्गदर्शन है। यही है नेचर ऑफ साइंस। यानी कि आप इसमें चीजों को कर करके सीखते हो। ठीक है, आप चीजों को सिद्ध करके सीखते हो। ठीक है, तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। बिलीव का बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सिस्टम ऑफ बिलीव्स नहीं है बच्चे। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, और सोशल नेचर नहीं होता हमारी साइंस का। इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए। और विज्ञान विश्वासों पर बना नहीं होता, आपको सिद्ध करना होता है, गाइडिंग रिसर्च करने होते हैं उस पे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। निम्न में से उस कथन की पहचान करें जो विज्ञान के बारे में सत्य है। एक बार फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड जो चीज सही है। पहला, व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट आइडिया डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम लॉ। जब किसी सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थ किया जाता है तो वह कानून बन जाता है। या इन टाइम साइंस विल बी एनेबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम। या साइंटिस्ट rely heavily on imagination to carry out their work. Yeah, all scientific ideas are discovered and testing by controlled experiments। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कर दो। इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा नहीं आप लोगों को। चलिए, ठीक है। हम्म। यहां पर बच्चों को दो ऑप्शंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। सीधा सीधा उन्हीं दोनों ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं, ए और डी पे, है ना, कि पहला सही है या दूसरा सही है। ठीक है, बात हो रही है ट्रू अबाउट साइंस। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस में आपको एक बार डी ऑप्शन देख लेते हैं कि सभी वैज्ञानिक विचारों की खोज और प्रशिक्षण निरंतर प्रयोग द्वारा किए गए हैं। यानी कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स है। क्या आपको लगता है कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जितने हुए हैं वो कंट्रोल्ड हुए हैं? जी नहीं बच्चों। कभी भी जो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज के अंदर जब हमें साइंस का इतना ज्ञान नहीं था, आपको पता है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे वो आधे से ज्यादा अनुमानित होते थे। तो कंट्रोल कहां से हो गए बच्चों? ठीक है, तो कंट्रोल कहां से होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप पहला ऑप्शन देखिए, इसको आप नकार नहीं सकते कि जब किसी सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्यों, या बहुत सारे वैज्ञानिक नहीं, बहुत सारे साक्षिक, यानी बहुत सारे आपको प्रमाण दिए जाते हैं, ठीक है, को समर्थ किया जाता तो वह कानून बन जाता है। बहुत सारी डील्स, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस आपको दिए जाते हैं, तभी तो कोई चीज लॉ बनती है। ठीक है, तो ए ही, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही था। देखते ही जवाब आपको दे देना चाहिए था। ठीक है, बहुत, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे इजी क्वेश्चन है। देखते ही जवाब था, क्योंकि हम लॉ कब बनाते हैं? लॉ कब बनता है? जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, और एक एविडेंस नहीं, काफी एविडेंस आपको दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए।
अगला, कॉन्ग्निटिव वैलिडेशन कल पढ़ाया था। कॉन्ग्निटिव वैलिडेशन इन साइंस करिकुलम मीन्स, जी हाँ, पहला ऑप्शन है dilutions of content, inclusive of appreciation fun elements of science, inclusion of how concept of science evolve over the time, या adaptation of content as per the cognitive level of learning। इजी क्वेश्चन है, देखते ही जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से। 2021 का क्वेश्चन है ये। चलिए, बहुत इजी है बच्चे, आप क्लास लेते रहिए। वैसे तो 12 क्लासेस होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, मैं कम से कम 12 घंटे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कम से कम 15-16 घंटे का कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको आइडियाज हो जाएंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब गलत मत देना, कल मैंने बहुत बार इसको समझाया था आपको, ठीक है, और कल ही समझाया था, तो प्लीज इसका सही आंसर दीजिएगा। ये तो मुझे लगेगा कि मैंने समझाने में कुछ कमी कर छोड़ी थी। बिल्कुल, बहुत अच्छे, लगभग 95% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 95 क्या 99 सबने सही जवाब दिया है, ठीक है। सो डी वॉज द राइट आंसर, यानी कि अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल, यानी कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक चिंतन होता है उसके हिसाब से, ठीक है, आपको कंटेंट लेना है साइंस का, ठीक है। सो कॉग्निटिव वैलिडेशन वो तब होगा उस करिकुलम में, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल मजा आ गया। अगला, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंस, जी हाँ, विज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। पहला, साइंस इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट द नेचर, विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। या फिर साइंस इज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने का निकाय है। या फिर साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। या फिर साइंस इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस। चलिए जल्दी से बताइए मेरे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। वैसे आप देखोगे तो इसमें करेक्ट ही सारी चीजें लग रही होंगी आपको, सिर्फ आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए, करेक्ट। और पता है बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उसकी संख्या जरूर डालें। मुझे ए बी सी जी, मुझे क्या पता आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से, बहुत बढ़िया, डी वॉज द राइट आंसर। जी हाँ, पहला अगर आप देखें तो बिल्कुल, साइंस इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग ऑफ नेचर, यानी कि विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है, अपने हिसाब से देखता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉलेज जो होती है हमारी साइंस की, वो रैपिडली एक्सपेंड होती जा रही है, रिफाइन होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, यानी कि अंत विषय क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको। जी हाँ, ये इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज नहीं है। देखिए, साइंस भी काफी चीजों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सो डी वॉज द रॉन्ग आंसर। चलिए जल्दी से अगले पे चलते हैं। Which of the following is the most accurate description of scientific law? ठीक है, अब लॉज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बतानी है कि कौन सी सही है। पहली है, साइंटिफिक लॉज आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, ठीक है। Scientific laws are product of strong scientific theories. Scientific laws have a high status than the scientific theory. या फिर scientific theories are the most legitimate product of science than the scientific law। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और जल्दी से उत्तर दे दो, देखते ही जवाब दे देना चाहिए बच्चों। 2022, लो बिल्कुल 2 साल पहले का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से, मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है साइंटिफिक लॉज की।
बहुत बढ़िया। शिप्रा राधा। बच्चे बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। यानी कि साइंटिफिक लॉज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था, तो इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट को ही याद कर लेना, आपको इस पॉइंट के बाद कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या है। वैज्ञानिक नियम यानी कि साइंटिफिक लॉज, ठीक है, अवलोकन है योग्य घटकों के बीच संबंध का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़े दूसरे क्वेश्चन चला करते हैं। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में से कौन सा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है? पहला, एक्सप्लेन व्हाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। ठीक है, बताइए कि हमें हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग क्यों दिखता है। या फिर व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप डेली। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार क्यों बदलता है। या फिर सपोज द मून इमिट्स लाइट ऑफ इट ऑन व्हाट स्टिल हैव फेज। यानी कि मान लिया जाए कि चंद्रमा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तब भी उसका कोई क्या चरण होगा। या फिर meteors are not visible during the day time, explain the reason। चलिए, दिन के समय में उल्का पिंड दिखाई नहीं देते, तो उसका कारण बताइए। इसमें से आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन को ढूंढना है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, इसमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? चलिए जल्दी, बिल्कुल करेक्ट, इजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि सेम साइड ऑफ द मून क्यों दिखती है, क्योंकि हम उसके अपोजिट एक इस तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका सिंपल वन लाइनर आंसर होगा। इसका भी वन लाइनर आंसर होगा, क्यों वो अपनी डेली शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, आपको यहां पर उसने ऑप्शन दे दिया कि सपोज, जब करते हैं ना सपोज चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। सपोज द मून इमेट्स लाइट्स ऑफ इट ऑन। ठीक है, तो व्हाट स्टिल हैव फेज। मान लिया जाए कि चंद्रमा स्वयं का प्रकाशन उत्तेजित करता है, तब उसका क्या होगा, तब क्या होगा। तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, काफी सारे आप इसमें जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलिए, इन अ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द फ्रेज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंडक्ट। जी हाँ, जब हम बात करते हैं लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सत्यता, ओ व्यापक व्यापक की, तो उसमें जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है वो क्या इंडक्ट करता है? इवेल्युएशन ऑफ होल सिलेबस, या फिर इवेल्युएशन ऑफ होल सब्जेक्ट, या फिर इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड फिजियोमोटर डोमेन, या फिर इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दो। ठीक है, चलिए जल्दी से प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, और मुझे पता है आप सारे के सारे सही जवाब दोगे इसका। चलिए जल्दी से, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या करता है, आपके स्कूलिस्टिक को स्कूलिस्टिक हर पक्ष का क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। तो उसमें चाहे आपका चिंतन हो, ठीक है, इफेक्टिव डोमेन हो, या फिर आपका साइकोमोटर डोमेन हो, जी हाँ, तो सभी का इवैल्यूएशन इसमें किया जाता। तो सी वाज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, द न्यू प्रोग्रेसिव पेडागोजिकल प्रोसेस। जी हाँ, नई प्रगतिशील शिक्षार्थी का दावा क्या है? असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, या फिर असेसमेंट अलोंग लर्निंग। चलिए जल्दी बताइए।
अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए चलिए। हम्म। बिल्कुल साक्षी बताइए। ठीक है, बिल्कुल सी वॉज द राइट आंसर। यानी कि आज का जो हमारा सीखना है, ज्यादा हम किस पर एम्फसाइज करते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग पे। ठीक है, सीसीई क्या हो गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग है। यानी कि लर्निंग के लिए जो भी आपका असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, जब भी खाली एक असेसमेंट की बात करी जाए, कि किस पद्धति पर ज्यादा ध्यान देना है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। बताइए साक्षी बच्चे, जल्दी बताइए। चलिए चलिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार मेरे को बताइएगा, आप लोगों को विजुअल है? नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अ टीचर बिफोर बिगिनिंग टू टीच। ठीक है, डाइजेशन। एक टीचर को एक चैप्टर पढ़ाना है, डाइजेशन। ठीक है, टू क्लास सिक्स्थ, छठी के बच्चों को। स्टूडेंट प्रोवाइड देम व्हाट द आउटलाइन डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड आस्क देम टू ड्रॉ ऑल द पार्ट। ठीक है, सिर्फ बच्चों को एक आउटसाइड का डायग्राम बना के उसको दे दिया। ठीक है, ठीक है बच्चे, कोशिश करता हूं मैं डलवाने की। ठीक है, तो बच्चे की एक ह्यूमन फिगर का आउटसाइड का डायग्राम बनाकर उसको दे दिया है। ठीक है, थ्रू विच दे थिंक फूड विल ट्रेवल फ्रॉम माउथ व्हेन दे ईट। ठीक है, और बच्चों को बोला कि आप वो सारे पार्ट्स ड्रॉ करो। ठीक है, मुख से लेके गुदा मार्ग तक। ठीक है, कहां से फूड एंटर होता है और कहां से पे जाता है। ठीक है, बच्चों को बोला उसने कि आप ऐसा ड्रॉ करो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट प्योरली आइडियाज रिलेटेड ह्यूमन बॉडी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सो दैट फ्यूचर टीचिंग लर्निंग सेशन कैन बी अकॉर्डिंग टू प्लान। मानव शरीर और पाचन से संबंधित छात्रों के पूर्व विचारों की। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के बारे में वो जानना चाहता है इस तरीके से, या फिर ताकि मतलब आगे जो वो पढ़ाए उसको प्लान कर सके, या फिर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट हैव रीड द टॉपिक एंड एविडेंस कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास एंड ग्रेड देम अकॉर्डिंगली। या यह पता लगाना कि विद्यार्थियों ने पहले विषय को पढ़ा है और कक्षा के लिए तैयार होकर आए हैं, और उन पर तो उनके अनुसार उनको ग्रेड देना। या फिर टू इवेल्युएट स्टूडेंट ड्राइंग स्किल एंड ड्राइंग डायग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, तो या उनकी ड्राइंग स्किल्स को जांचना, या फिर प्यारे बच्चे टू जज, फोर्थ ऑप्शन है टू जज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ग्रेड देम अकॉर्डिंगली। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देगा। बिल्कुल। देखिए, टीचर ने उनको खालिस्तान इसलिए दिया था ताकि वो बच्चे के पूर्व ज्ञान को पता कर सके। मैंने आपको शायद पढ़ाया भी होगा टीचिंग स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को से जोड़कर उसको आगे की नॉलेज पढ़ाते हैं, तो वही उसी से ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्चे के पूर्व विचारों को यानी कि पूर्व ज्ञान का पता लगा रहा है। सो ए वॉज द राइट आंसर, ताकि फ्यूचर प्लानिंग वो क्लास में कर सके कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। अगला है फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू assess the experimental skills of student in science classroom। विज्ञान कक्षा में छात्रों के प्रयोग कौशल का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? पहली, चेकलिस्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेन पेपर टेस्ट, या फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। चलिए जल्दी से बताइए, आपको बच्चों की कौन सी स्किल को देखना है? एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को देखना है। ठीक है,
डलवा देंगे बच्चे, पीडीएफ आपको हर क्वेश्चन की मिलेगी, सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रैक्टिकल स्किल्स को देखना, ओ सॉरी, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को आपको देखना है। बिल्कुल सीधा, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आप कैसे देखेंगे, जब आप उनको प्रैक्टिकल्स को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किया। इजी क्वेश्चन था, आसान सा था, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया। और मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइएगा सारे के सारे बच्चे। द असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस्ड ऑन, जी हाँ, विज्ञान में मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, गेटिंग accurate result while conducting the experiment, the ability to make a neat and clean diagram, या the understanding of concept and process, या फिर precise definition and correct answers। चलिए जल्दी बताइए सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी जल्दी। असेसमेंट करते वक्त, हेलो, अब आपको शायद आवाज आएगी बच्चों, जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था तो इसलिए आवाज बंद हो गई थी। ठीक है, तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विज्ञान में मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? पहला तो गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिर द एबिलिटी टू टू मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। जी हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्या है और प्रोसेस कैसा है इज द करेक्ट वन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक गुड ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिर से निम्न में से कौन सा एक अच्छा ओपन एंडेड प्रश्न बनाता है? और साइंस में ज्यादातर आपको है ना क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें नई खोज करनी होती है, बच्चों के अंदर के ज्ञान को निकालना होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, व्हाट डिफिकल्टीज वुड वी फेस इफ आवर बॉडी डिड नॉट हैव मसल्स इन इट, यदि हमारे शरीर में मांसपेशी ना हो तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिम ऑफ रोज प्लांट, मैंगो ट्री एंड तुलसी, या फिर स्नेक एंड snail have a very different style of movement, why is it so, या फिर ऑब्जर्व वेरियस रूट्स एंड राइट देयर फीचर। चलिए आपको ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चन बताना है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से। अच्छा जोक था अमरजीत बच्चे। हाँ, आप लिख कर बता रहे हैं ना। चलिए, जल्दी से सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपके शरीर में मसल्स ना हो, पहला ही ऑप्शन आप देखोगे तो बिल्कुल सही सटीक बैठता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो कि सर हमारी बॉडी चल ही नहीं पाएगी, है ना। हमारे शरीर में जान ही नहीं रहेगी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं मतलब बस हड्डियां हड्डियां रह जाएंगी। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे होगी हड्डियों की, है ना, क्योंकि मसल अगर कंस्ट्रक्ट नहीं होगी तो हमारी बॉडी फंक्शन बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में मसल हो तो ये तो बिल्कुल सही है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तो एक सिंपल डिफरेंस पूछ रहा है, जिसने पढ़ा होगा तो सही डिफरेंस बता देगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, स्नेक एंड स्लेन हैव वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ मूवमेंट, जी हाँ, ये भी नहीं है। ठीक है, दोनों का अलग अलग जो जो मूवमेंट का स्टाइल है वो आपको बताना है, और सिंपल सा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताना है, कुछ और बताना ही नहीं है आपको। ठीक है, या फिर ऑब्जर्व वेरियस रूट। ठीक है, आपको विभिन्न जड़ों का निरीक्षण करना है, ये भी बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन कहां से है। तो ए वॉज द राइट आंसर, ओनली वन, ए। ठीक है, और मुझे आप लोगों से, काफी लोगों से ये उम्मीद थी कि इसके मतलब 90% बच्चे इस क्वेश्चन को सही जवाब देंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। बट गाइस, थोड़ा अपने आप को और शार्प करो। ठीक है, ठीक है, देखिए आप लोगों के कमेंट्स मुझको विजुअल होना बंद हो गए हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल से फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल फिर आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, शानदार से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और कल मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी को।